Assalamu alaikum everyone, this is Amir Nazir. Today we will discuss financial statement analysis. इसमें हम रेशो एनालिसिस टेक्निक को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन फाइंड द लिंक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर और आप उस पर क्लिक करके हमारी लास्ट वीडियोस जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड थी वो आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन कैसे होती है वो हमने उसका लिंक दे दिया है, आप टॉप राइट कॉर्नर पे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी अगर आपका इंटरेस्ट है कंपनीज़ के फाइनेंशियल मैटर्स में, कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या आपका किसी भी तरह से वास्ता पड़ता रहता है कंपनी की फाइनेंशियल डेटा से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ एंड तक साथ रहिएगा। तो आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, उसके यूजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और रेशोज़ कितने तरह के होते हैं। तो हम लिक्विडिटी रेशोज़, एसेट मैनेजमेंट रेशोज़, डेट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट रेशो को डिस्कस करेंगे। तो रेशो एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जो रेशो एनालिसिस होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टेक्निक है, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और मैनेजमेंट यूज़ करती है अपने फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करने के लिए और उससे हेल्पफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। Ratios are useful tools for expressing relationships among data that can be used for internal comparison and comparisons across the firm. इसको हम दो तरह से हम करते हैं। बेसिकली आप दो तरह की एनालिसिस करते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहलाता है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ये होता है कि आप दो मुख्तलिफ कंपनीज का डेटा आपस में कंपेयर कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल में हम एक ख़ास साल का डेटा दो या एक ख़ास टाइम पीरियड का डेटा दो या दो से ज़्यादा कंपनीज का कंपेयर कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। और टाइम सीरीज़ एनालिसिस भी होता है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस में ये होता है कि एक ही फर्म का मुख्तलिफ ईयर्स का डेटा कंपेयर किया जाता है। मतलब ये है कि अगर कंपनी ए का आपने 10 साल का डेटा ले लिया तो उस 10 साल का डेटा ईयरली बेसिस पे आपस में कंपेयर किया जा सकता है, और हमें उससे ये पता चल सकता है कि कंपनी का क्या ट्रेंड है, कंपनी की सेल्स इंप्रूव हुई या नहीं हुई, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटीज़ का क्या ट्रेंड रहा पूरे 10 सालों में, कंपनी के एसेट मैनेजमेंट और डेट मैनेजमेंट इंप्रूव हुए हैं या वो जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। तो किसी भी तरह की कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। इंटरनल में मैंने आपको बताया कि हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, यानी एक ही कंपनी का मुख्तलिफ ईयर्स का डेटा कंपेयर किया जाता है। और एक्सटर्नल कंपैरिजन में क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपैरिजन किया जाता है, जिससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई होते हैं जिनके हमें आंसर्स मालूम करने होते हैं। यानी बेसिकली रेशियो एनालिसिस जो है वो हमें क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके देता है। क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं देता, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर तो हमको फिर मज़ीद रिसर्च करके मालूम करने होते हैं। जैसे अगर कंपनी का वो हमें ये बताता है कि कंपनी का जो सेल्स है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्लाइन हुई है पिछले 5 सालों में। अब वो डिक्लाइन क्यों हुई है, अब ये क्वेश्चन है, वाई द सेल्स ऑफ द कंपनी इज़ डिक्लाइनिंग। तो अब उसका आंसर मालूम करने के लिए मज़ीद हमें रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए बेसिक क्वेश्चन या बेस क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करता है रेशियो एनालिसिस। और इसके अलावा और भी फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं रेशियो एनालिसिस के अलावा, जैसे कॉमन सेंस एनालिसिस होता है। कॉमन सेंस एनालिसिस में हम किसी भी स्टेटमेंट की जो बेस होती है उसको 100% कंसिडर करके तमाम वैल्यूज़ को उसका परसेंटेज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो टोटल एसेट्स होते हैं वो 100% कंसिडर करके हर एसेट को उसका परसेंट वाइज हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि कैश कितने परसेंट ऑफ द टोटल एसेट है और फर्नीचर कितने परसेंट ऑफ द टोटल एसेट्स है। तो इस तरह से क्या होता है कि तमाम का तमाम डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है।
इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस है। ग्राफिकल एनालिसिस में ग्राफ के थ्रू देखा जाता है कि क्या फोरकास्टिंग की जाती है कि क्या हमारा ट्रेंड है और हमारा क्या ग्रोथ है, क्या हमारी जो है ना वो जो हमारा ग्राफिकल मूवमेंट है वो हमें बताता है कि कितना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है हमारी परफॉर्मेंस या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और रिग्रेशन एनालिसिस में हम रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंडेंट है। सपोज आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी सेल्स पे कितनी डिपेंडेंट है, सेल्स ग्रोथ पे कितनी डिपेंडेंट है, या आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके अर्निंग पर शेयर पे कितनी डिपेंडेंट है। यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स का डिपेंडेंसी चेक किया जाता है कि आपस में कितने डिपेंडेंट हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेशियो एनालिसिस की क्या इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसको इतना यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो है प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्निंग्स एंड कैश फ्लो। आप एस्टिमेट कर सकते हो अपनी फ्यूचर अर्निंग को, आप अपने रेशियो एनालिसिस की मदद से ये जो है आप एस्टिमेट कर सकते हो कि फ्यूचर अर्निंग्स आपकी क्या होंगी और आपका कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कितना होगा। Evaluate a firm's flexibility, the ability to grow and meet obligations even when unexpected circumstances arise. इकोनॉमिक सिचुएशंस में अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से कंपनी की एबिलिटी पर भी इफेक्ट आता है, कंपनी की ग्रोथ भी मुतासिर होती है, कंपनी की जो लायबिलिटीज़ है वो भी पे करनी होती है कंपनी को विद इन टाइम। तो हमें ये पता चलता है रेशियो एनालिसिस करने से कि कंपनी कितनी फ्लेक्सिबल है, यानी कंपनी के सर्वाइवल के करने के चांसेस कितने हैं, या कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है बुरे हालात में सर्वाइव करने के लिए। वो बुरे हालात सिर्फ एक कंपनी के नहीं हो सकते, वो पूरी इकोनॉमी के भी हो सकते। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, उसमें वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए जिसकी वजह से कंपनीज को लॉसेस भी हुए। तो रेशियो एनालिसिस से भी कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी को हम जज कर सकते हैं या इवेल्युएट कर सकते हैं। एसेस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, कंपनी को चलाने वाली कंपनी की मैनेजमेंट होती है। अगर आप कंपनी की मैनेजमेंट को एनालिसिस करना चाहते हैं, इसकी असेसमेंट करना चाहते हैं, इसको परखना चाहते हैं, तो आप रेशियो एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। इवेल्युएट चेंजेस इन द फर्म एंड इंडस्ट्री ओवर टाइम, आप रेशियो एनालिसिस से ये देख सकते हैं कि फर्म्स के अंदर फाइनेंशियल चेंजेस क्या आए हैं और वो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं या नेगेटिव चेंजेस आए हैं। सिमिलरली जो वो फर्म जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, जिस इंडस्ट्री का वो पार्ट है, वहाँ पर क्या चेंजेस आई हैं, और उसके लिए आप कोई भी टाइम स्केल ले सकते हैं, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, जितना भी आपके पास डेटा अवेलेबल है आप उसी हिसाब से अपना एक टाइम स्केल सेट करके रेशियो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। कंपेयर द फर्म विद इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स, आप फर्म को जो आपके जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी के जो चैलेंजेस होते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट फियर्स चैलेंज जो कंपनी फेस करती है। तो बेसिकली आप अपनी फर्म को कंपनी पे आप किसी भी कंपटीटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी कंपनी का डेटा और कॉम्पिटिटर का डेटा भी आपस में कंपेयर कर सकते हो। जैसे कोका कोला और पेप्सी कंपनी है, आप दोनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप उनकी आपस में फाइनेंशियल डेटा कंपेयर करके बता सकते हैं या इसका एनालिसिस करके बता सकते हैं कि विच कंपनी इज़ मोर फ्लेक्सिबल, विच कंपनी हैज़ मोर एसेट मोर एफिशिएंट इन एसेट मैनेजमेंट और डेट मैनेजमेंट। हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, कुछ ऐसी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से रेशियो एनालिसिस काम नहीं करता या उसके रिजल्ट्स फ्लेक्सिबल नहीं रहते। अब वो कौन सी लिमिटेशंस है? Financial ratios are not useful when viewed in isolation. They are only informative when compared to those of other firms or to the company's historical performance. कोई भी रेशो जब आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो रेशो अगर एक रेशो को की बेस पे आप नहीं कह सकते कि कंपनी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है या कंपनी की कितनी एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। आपको कंपैरिजन के लिए कोई उसका आपको दूसरा रेशो चाहिए होगा। यानी अगर आप कंपनी ए का कोई रेशो निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप एसेट मैनेजमेंट रेशो निकालते हैं, तो उसको आप कंपनी बी के साथ कंपेयर करके, कंपनी सी के साथ कंपेयर करके ही बता सकते हैं, या उसी कंपनी ए का पिछले ईयर का सेम रेशो निकाल के दोनों ईयर्स के रेशो को भी कंपेयर किया जा सकता है। इट मीन्स दैट रेशो एनालिसिस इज वर्क्स
रेशो एनालिसिस का जो काम होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपैरिजन. यू हैव टू कंपेयर द रेशो विद अनदर रेशो सो दैट यू कैन conclude how much good or bad the ratio is. So basically it is the limitation, because you have to compare the ratio with the another similar ratio. वो उसी कंपनी का ही हो, किसी और ईयर का, या किसी दूसरी कंपनी का हो सेम ईयर का आप. लेकिन ये एक लिमिटेशन है, यानी अगर आपसे मैं कहूँ कि एक कंपनी का रेशो 2.1 है, तो आप इस बेस पे नहीं बता सकते कि ये अच्छा है या बुरा है. आपको उसके लिए कोई और रेशो देखना होगा या किसी और कंपनी का वही रेशो देखना होगा, तो फिर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है. इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड कंपेरेबल इंडस्ट्री रेशो व्हेन एनालाइजिंग कंपनीज दैट ऑपरेट इन मल्टीपल इंडस्ट्री. बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट करती है. जैसे यूनिलीवर हो गई, वो फूड आइटम्स में भी है, नॉन फूड आइटम्स में भी है. इसी तरीके से लॉरियल पेरिस हो गई, वो कॉस्मेटिक्स में भी है, वो फार्मास्यूटिकल में भी है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द कंपेरेबल इंडस्ट्री रेशो. हर इंडस्ट्री का एक रेशो होता है. मतलब अगर आप कॉस्मेटिक की बात करेंगे तो कॉस्मेटिक में बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें एक बेंच मार्क होता है. बेंच मार्क का मतलब होता है जो सबसे अच्छी कंपनी होती है उसका रेशो एक स्टैंडर्ड होता है. हम उसके रेशो को स्टैंडर्ड बनाकर कहते हैं कि इतना तो होना चाहिए बाकी कंपनीज का भी. लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री में. यानी ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री का जो रेशो है वो दूसरी इंडस्ट्री में भी यूजेबल हो, क्योंकि हर इंडस्ट्री का रेशो दूसरे से डिफरेंट होता है. हो सकता है कि एक रेशो किसी एक इंडस्ट्री में अच्छा कंसिडर किया जाए कि यार इस कंपनी का रेशो 3 आ रहा है, 3.1 आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी 3.1 को एक अच्छा रेशो समझा जाए. इसीलिए वो कंपनीज जिनका जो एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में कर रही होती हैं ऑपरेट, उनका रेशो एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए फिर हमें एक ऐसी कंपनी देखनी होती है जो कि सिमिलरली मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रही हो, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. कंक्लूजन्स कैन नॉट बी मेड बाय कैलकुलेटिंग अ सिंगल रेशो. ऑल रेशोज मस्ट बी व्यूड रिलेटिव टू वन अनदर. अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप उसका रेशो एनालिसिस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक या दो रेशो की बेस पर जज नहीं कर सकते कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है. आपको बहुत सारे डिफरेंट रेशोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. हो सकता है किसी कंपनी का लिक्विडिटी रेशो अच्छा हो लेकिन उसका एसेट मैनेजमेंट रेशो बुरा हो, या किसी कंपनी का एसेट मैनेजमेंट रेशो अच्छा हो लेकिन डेट मैनेजमेंट रेशो बुरा हो. इसलिए हमें बहुत सारे रेशोज को कैलकुलेट करके फिर आपस में एक उसको कंक्लूड करना होता है. तो हम किसी एक रेशो की बेस पे या किसी 2-3 रेशो की बेस पे किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते. हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट रेशोज बहुत तरह के होते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट बहुत सारे रेशोज को एक साथ, मतलब ये कि बर्ड्स आई व्यू करके देखना होता है. Determining the target or comparison value for a ratio is difficult, requiring some range of acceptable values. आप जब भी रेशो एनालिसिस करते हैं तो आप एक टारगेट वैल्यू सेट करते हैं. आप ये अज्यूम करते हैं कि मैं जिस कंपनी का रेशो एनालिसिस कर रहा हूँ उसका टारगेट ये होना, मतलब हमारी टारगेट वैल्यू को ये है, तो हमें जजमेंट इस वैल्यू की बेस पे करनी है. फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में लिक्विडिटी रेशो को मालूम कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो बहुत लो आता है, कम आता है, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म लोन देती है. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कंपनी की बहुत होती हैं जो बैंक्स होते हैं. तो वहाँ पर जो आपका टारगेट वैल्यू होगी लिक्विडिटी रेशो की, वो आपको कम सेट करनी पड़ेगी. लेकिन जो कंपनीज शॉर्ट टर्म लोन देती नहीं है, कैश बिजनेस करती हैं, वहाँ पर आप अपनी जो लिक्विडिटी रेशो होगी उसको की टारगेट वैल्यू ज़्यादा रखोगे. आप ये अज्यूम करोगे कि इस कंपनी का इतना होना चाहिए एटलीस्ट. ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि हम अपनी टारगेट वैल्यू क्या सेट करें, हम अपना टारगेट क्या सेट करें. तो हमें देखना पड़ता है कि एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ देखनी होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3:1 का रेशो अगर आपने सेट किया हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वही बैंकिंग सेक्टर में भी आप सेट कर लो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बैंक का लिक्विडिटी रेशो इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना ऑटोमोबाइल का आएगा. तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है कि आप अपने टारगेट वैल्यू को तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए यकसा नहीं रख सकते.
अब हम टाइप्स ऑफ रेशोज़ को डिस्कस करते हैं। 5 तरह के रेशोज़ होते हैं: लिक्विडिटी रेशो, एसेट मैनेजमेंट रेशो, डेट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट। लिक्विडिटी रेशोज शोज द एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज दे कम ड्यू। अगर हमने किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की या उसको रीपे करने की एबिलिटी देखनी है, हमने ये देखना है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कंपनी पे करने में कितनी अच्छी है, तो हम लिक्विडिटी रेशो देखते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कैश को कैसे मैनेज किया जाता है या शॉर्ट टर्म एसेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर किसी कंपनी की एबिलिटी कैश कन्वर्जन की ज़्यादा होगी तो उसका लिक्विडिटी रेशो भी ज़्यादा आएगा। एसेट मैनेजमेंट रेशोज़, जिसको एक्टिविटी रेशोज़ या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशोज़ भी कहते हैं, इसमें कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स को मैनेज कर रही है, हम ये देखते हैं। डेट मैनेजमेंट रेशो को सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल लेवरेज एंड एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। कंपनी की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है उसको पे बैक करने के लिए कंपनी कितनी एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिव है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें डेट मैनेजमेंट रेशो से मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ वेल द कंपनी जनरेट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स सेल्स। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो सेल्स बेस पे और एसेट बेस पे कितना एफिशिएंट है, कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है सेल्स के थ्रू, तो वो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में देखते हैं। मार्केट रेशोज़, जिन्हें वैल्यूएशन रेशोज़ भी कहते हैं, अगर आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो आपको मार्केट रेशोज़ को आप करना होता है आपको। यूज्ड इन एनालिसिस फॉर इन्वेस्टमेंट इन कॉमन इक्विटी। कंपनी की 2 तरह की इक्विटी होती है। एक होती है कंपनी की, एक तो बॉन्ड्स इशू करती है कंपनी, और या फिर वो शेयर इशू करती है। और शेयर्स की जो मार्केट होती है वो स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो कंपनी की वैल्यूएशन स्टॉक एक्सचेंज से होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, आपस में शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, और कंपनी की शेयर प्राइस पर भी असरअंदाज होते हैं। तो मार्केट रेशोज़ में हम स्टॉक मार्केट के वेरिएबल्स को लेकर कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशोज़ में कितने रेशोज़। वैसे तो रेशोज़ की कोई लिमिट नहीं है, देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ रेशोज़, लेकिन जो मेन रेशोज़ होंगे हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशोज़, जैसा मैंने बताया, कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ रीपे करने की एबिलिटी को बताता है। तो इसमें करंट रेशो सबसे पहले होता है, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और जो ये बताता है कि कंपनी के करंट एसेट्स उसकी करंट लाइबिलिटी के मुकाबले में कितने टाइम है। और इसका आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास आपकी अगर करंट लाइबिलिटीज़ 1 रुपीज़ है तो उसको पे करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 रुपीज़ तो होने चाहिए। तो अगर किसी कंपनी का करंट रेशो 2 है तो वो बहुत अच्छा रेशो है। 2 ये बताता है कि कंपनी के पास दुगने करंट एसेट से कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि आप अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के थ्रू मैनेज करते हैं, यानी आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस। जो डे टू डे आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो कैपिटल काम करता है वो वर्किंग कैपिटल होता है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। उसके बाद एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो होते हैं। इनका जो एसिड टेस्ट रेशो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसिड्स निकालने के लिए आपको वो एसिड्स लेने होते हैं जो कैश या कैश के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे 3 इसके अंदर जो है एसिड्स आप लेते हैं, कैश लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स लेते हैं, यानी आपके जो पैसे आपने लेने हैं कस्टमर से, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी अगर आपने शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं वो भी आप लेते हैं, क्योंकि ये कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं लेते और ना ही आप इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस लेते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि सप्लाईज हो गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई, और आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, वो आपने करंट एसेट्स में से निकाल देने हैं, तो आपके क्विक एसेट्स आ जाते हैं। अदरवाइज आप इन 3 वैल्यूज़ को भी प्लस कर दें तब भी आपके क्विक एसेट्स आ जाएंगे। क्विक रेशो जो है वो करंट रेशो से ज़्यादा एग्रेसिव रेशो होता है। जो हमारा क्विक रेशो होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए ऑन द स्पॉट हमारे पास जो एसेट्स है वो उसका कितने टाइम है। द क्विक रेशो इज़ मोर स्ट्रिंगनेस मेजर ऑफ लिक्विडिटी because it does not include inventories and other assets that might not be very liquid.
लिक्विड एसिड्स वो होते हैं जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो लिक्विड नहीं होते वो हम क्विक एसिड्स में नहीं लेते। जो ज़्यादा लिक्विड एसिड्स होते हैं, कैश कन्वर्जन एबिलिटी जिसकी बहुत फास्ट होती है, वो हम इसमें क्विक एसिड्स में लेते हैं। और ये रेशो हमें ये बताता है कि करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसिड्स हमारे पास, क्विक एसिड्स हमारे पास कितने टाइम मौजूद है। तो एटलीस्ट इसका आंसर 1 तो आना चाहिए। 1 का मतलब ये होगा कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज़ के लिए 1 रुपये के क्विक एसिड्स आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद होता है हमारे पास कैश रेशो, कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये और भी ज़्यादा एग्रेसिव रेशो होता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश लेते हैं। ये हमें ये बताता है कि करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए कैश कितना पड़ा है हमारे पास। अगर हम अदर एसिड्स को डिस्कस ना करें, जस्ट कैश को ही ले लें, तो हमारे पास क्या इतना इनफ कैश है कि हम करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकें। तो ये और भी ज़्यादा अपर लेवल पे हमारी लिक्विडिटी को मेजर करता है। उसके बाद डिफेंसिव इंटरवल रेशो होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली एक्सपेंडिचर। हमारे जो कंपनी के या बिजनेस के डेली एक्सपेंडिचर होते हैं, वो मीटअप करने के लिए हमारे पास कितने क्विक एसिड्स मौजूद हैं। अब ये एवरेज डेली एक्सपेंडिचर कैसे आएंगे, बहुत सिंपल है। पूरे साल के एक्सपेंडिचर को अगर हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज डेली एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। चूँकि रेशो एनालिसिस जो होता है वो पास्ट डेटा पे होता है, जो डेटा हो चुका हो। जैसे अगर आप अभी 2020 में किसी भी कंपनी का रेशो एनालिसिस करेंगे तो आपको उसके लिए 2019 का या उससे पहले का डेटा लेना होगा, क्योंकि 2020 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप पूरे साल का डेटा 20 का नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो लास्ट मंथ तक का डेटा ले सकते हैं, 9 महीने या 10 महीने तक का डेटा ले सकते हैं आप। तो अगर आप 2019 का डेटा ले रहे हैं तो 2019 का जो पूरा साल का एक्सपेंडिचर होगा उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज डेली एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और क्विक एसिड्स तो हम वही लेंगे जो हमारे पास साल के आखिरी तारीख में मौजूद थे। तो हमें डिफेंसिव इंटरवल रेशो में ये बताता है कि जो हमारे डेली के खर्चे होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास कितने टाइम उसका क्विक एसिड्स मौजूद होते हैं। तो मेजर द लिक्विडिटी दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डेज ऑफ एवरेज कैश एक्सपेंडिचर दैट फर्म कुड पे विद इट्स करंट लिक्विड एसिड्स। तो ये हमारे लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं और जिनकी मदद से हम लिक्विडिटी को मेजर करते हैं किसी भी कंपनी की। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास एसेट मैनेजमेंट रेशियोज होते हैं। इसमें हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, रिसीवेबल्स टर्नओवर होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बताता है? अ मेजर ऑफ अ फर्म्स एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर हमें दो तरह से मेजर करते हैं, इन टाइम्स और इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स हमें ये बताता है कि जो हमारी जो माल हमने बेचा है वो उसकी वो पूरे साल में हम कितनी मरतबा एवरेज इन्वेंट्री बेच सकते हैं। मतलब एक कंपनी अपनी एवरेज इन्वेंट्री को पूरे साल में कितने टाइम्स बेच सकती है। तो इन टाइम्स जितना ज़्यादा होता है उतना ही कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, कंपनी की एसेट मैनेजमेंट। और इन डेज का जो फार्मूला है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स, वो हमें ये बताता है कि एक दफ़ा बेचने में हमें कितने दिन लगते हैं। इन टाइम्स का जो आंसर आता है उसी को हम 365 को उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो एक दफ़ा इन्वेंट्री बेचते हुए हमें कितने दिन लगते हैं। ऑब्वियसली टाइम्स जितना ज़्यादा आएगा डेज उतने ही कम आएंगे। रिसीवेबल टर्नओवर अ मेजर ऑफ अ फर्म्स एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिसीवेबल्स एंड रिसीवेबल्स कलेक्शंस। रिसीवेबल टर्नओवर ये बताती है कि हमारा जो हमारी कंपनी कितनी एफिशिएंट है अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्ट करने में। इन टाइम्स हमें ये बताता है कि एवरेज रिसीवेबल्स हम कितने दफ़ा कलेक्ट करते हैं पूरे साल में। और इन डेज हमें ये बताता है कि एक दफ़ा कलेक्ट करने में हमें कितना टाइम लगता है। इन टाइम्स का फॉर्मूला दिया हुआ है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि अकाउंट रिसीवेबल का साल का शुरू का और आखिरी का बैलेंस जो होता है, यानी ओपनिंग और एंडिंग, उनको प्लस करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल आता है। सिमिलरली इन्वेंट्री टर्नओवर में भी एवरेज इन्वेंट्री का यही फार्मूला है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट एवरेज इन्वेंट्री। पेबल टर्नओवर्स भी हमारी कंपनी की जो अकाउंट्स पेबल होता है उसको पे करने का की एफिशिएंसी बताता है कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है पेबल्स को पे करने में।
इन टाइम्स ये बताता है कि हम अपने एवरेज पेबल्स कितने टाइम पे करते हैं पूरे साल में, और इन डेज हमें ये बताता है कि एक दफ़ा अपनी लाइबिलिटी यानी पेबल को पे करने में हमें कितने दिन लगते हैं। तो इन टाइम्स का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, और इन डेज का फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाय पेबल्स टर्नओवर इन टाइम्स। तो 365 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। उसके बाद एक और रेशो होता है टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये हमें ये बताता है कि इन्वेंट्री खरीद कर, रख कर, फिर बेच कर, फिर उसके पैसे कलेक्ट करने में हमें कितना टाइम लगता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्न ओवर इन डेज प्लस रिसीवेबल्स टर्न ओवर इन डेज, जो हम पहले और दूसरे फार्मूले में निकाल चुके हैं। यानी इन्वेंट्री टर्न ओवर इन डेज से तो हमें ये पता चलेगा कि कितने दिनों में हमारी इन्वेंट्री बिकती है, और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज से ये पता चलेगा कितने दिनों में पैसे कलेक्ट होते हैं। तो इन दोनों को प्लस करने से हमें ये पता चलता है कि कितने दिनों में टोटल हम इन्वेंट्री रख कर, बेच कर और फिर पैसे कलेक्ट करते हैं। तो टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारी कंपनी एफिशिएंट है माल बेच कर पैसे लेने में। उसके बाद एसेट्स टर्नओवर होता है, यह हमारे नेट सेल्स और एवरेज टोटल एसेट्स का रेशो है। The effectiveness of the firm's use of its total assets to create revenue। कंपनी जो है वो अपने टोटल एसेट्स के कितने टाइम्स अपनी सेल करती है, इसका रेशो जितना ज़्यादा होता है उतनी ही कंपनी ज़्यादा एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है। तो कंपनी का जो नेट सेल्स होता है वो डिवाइड होता है उसके टोटल एसेट से, तो एसेट टर्नओवर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है डेट मैनेजमेंट रेशो। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सॉल्वेंसी रेशो भी कहलाता है। ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या टोटल लाइबिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू एसेट्स हम इसको मेजर करते हैं। डेट टू एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल लेवरेज। इफ इट टेल्स यू द परसेंटेज ऑफ अ कंपनीज टोटल एसेट दैट वर फाइनेंस्ड बाय क्रेडिटर्स। एसेट्स दो तरह से फाइनेंस्ड होते हैं, एक इक्विटी के थ्रू होते हैं और सेकंड लाइबिलिटी के थ्रू होते हैं। हमारे टोटल एसेट्स में ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमारी लाइबिलिटीज़ हमारे एसेट्स में कितने परसेंट हैं, तो इससे हमें पता चलता है। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ मोर देन 50% है तो इसका मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज़्यादा है, कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है अपनी लाइबिलिटीज़ पे। और अगर 50% से कम लाइबिलिटीज़ है तो इसका मतलब है कंपनी अपने लाइबिलिटीज़ पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी इक्विटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस तरीके से डेट टू इक्विटी रेशो होता है, जिसको गियरिंग रेशो या रिस्क रेशो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, कैलकुलेट्स द वेट ऑफ टोटल डेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अगेंस्ट टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर इसका आंसर 1 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है हमारी लाइबिलिटीज़ हमारी इक्विटी से ज़्यादा है, और अगर 1 से कम आता है तो इसका मतलब ये कि हमारी इक्विटी हमारी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है। तो ये हमें बताता है कि हमारी कंपनी कितनी रिस्की है। रिस्की का मतलब है कि कितनी लाइबिलिटीज़ कंपनी की ओवर है इक्विटी के ऊपर, या लाइबिलिटीज़ इक्विटी का कितने परसेंट है। तो जितना ज़्यादा परसेंट होगा, जितना ज़्यादा ये रेशो आएगा, उतनी ही कंपनी की रिस्कीनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइबिलिटीज़ एक रिस्क होता है कंपनी के लिए जो उसको पे ऑफ करना होता है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज या टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो आता है। इट मेजर्स ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन इट्स करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके मुकाबले में कंपनी अपनी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना मैनेज कर सकती है, ये हमें ये रेशो बताता है। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो कंपनी डेट लेती है, लाइबिलिटीज़ लेती है, उसको इंटरेस्ट भी देना होता है। तो जो कंपनीज इंटरेस्ट देती है वो कहाँ से देती है, वो अपने प्रॉफिट से देती है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस नेट वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी EBIT आ जाता है। EBIT और नेट प्रॉफिट में यह फ़र्क होता है कि EBIT में से हम इंटरेस्ट और टैक्सेस को हमने माइनस अभी नहीं किया होता। अगर हम इंटरेस्ट और टैक्सेस को भी माइनस कर दें तो फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। तो EBIT को हम डिवाइड करते हैं, कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है लाइबिलिटीज़ के ऊपर, जो या बैंक से जो लोन लिया उसके ऊपर या बॉन्ड ऊपर, वो उससे डिवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना टाइम अर्न कर रही है अपने इंटरेस्ट के मुकाबले में। जितना ज़्यादा कंपनी का ये रेशो आएगा
उतनी ही कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने के काबिल है, इसका मतलब है, और कंपनी फिर मज़ीद अगर लायबिलिटीज़ लेना चाहे तो फिर ले भी सकती है। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, बहुत ही सिंपल है ये। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब ये हमें इससे ये पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सेल्स के कितने % है, यानी हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हम अपनी सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसी को हम सेल से डिवाइड करवा देते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का पता चल जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। EBIT जैसे कि मैं बता चुका हूँ पीछे के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है, तो EBIT डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हम करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन आ जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, हमें ये पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो टोटल सेल्स से कितने % है। रिटर्न ऑन एसेट, अगर हम अपने नेट प्रॉफिट को डिवाइड करवा दें टोटल एसिड से तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एसिड्स हैं वो हमारा कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितने % प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये जितना ज़्यादा आएगा उतना ही हमारा एसिड ज़्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसका मतलब है, यूज़ हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। जब भी रिटर्न का वर्ड आता है तो रिटर्न का मतलब नेट प्रॉफिट होता है। तो हमने अपनी इक्विटी, हमारी जो इक्विटी है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे नेट प्रॉफिट में, तो हमें ये पता चलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है कि हम इसमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ नहीं लेते हैं, मतलब हमारी जो ऑनर्स इक्विटी होती है प्लस जो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो हम उसको जब हम अपने नेट प्रॉफिट से को डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट, यानी कितना हमें सपोर्ट कर रही है हमारे नेट प्रॉफिट को। तो ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होते हैं। सबसे आखिर में आते हैं मार्केट रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक आपके एक्सटर्नल जो है वो एनवायरनमेंट से होता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज से या स्टॉक मार्केट से होता है। कुछ रेशोज इसमें हम डिस्कस करते हैं। अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो। अर्निंग पर शेयर इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अर्निंग्स पर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर अ कंपनी। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर ये बताता है कि एक शेयर पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए होते हैं शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी अपने अगर जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देती है। सपोज कंपनी का प्रॉफिट अगर 10 लाख रुपए हुआ है और कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो 10 लाख को अगर हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो ये 10 ये बताता है कि एक शेयर पे 10 रुपये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, यानी एक शेयर होल्डर का एक शेयर 10 रुपये कमा के दे रहे कंपनी को। तो ये एक बहुत एक फंडामेंटल टूल होता है किसी भी कंपनी की अर्निंग पावर को जज करने के लिए कि कंपनी की अर्निंग जो शेयर्स है उसकी अर्निंग पावर कितनी है। इसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है। द रेशो ऑफ अ कंपनीज शेयर प्राइस टू द कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर। द रेशो इज यूज्ड फॉर वैल्यूइंग कंपनीज एंड टू फाइंड आउट वेदर दे आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। कंपनी की जो मार्केट प्राइस शेयर की होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी 100 रुपीज़ की हो जाती है, कभी 50 रुपीज़ की हो जाती है। इसके मुकाबले में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर होती है वो डिपेंड करती है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी जो सेल्स कर रही है, कंपनी जो एक्सपेंसेस कर रही है, उसके बाद जो कंपनी को बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। अर्निंग पर शेयर जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले वाले रेशो को हमने अंडरस्टैंड किया, EPS जिसे हम कहते हैं। अब कंपनी की प्राइस कंपेयर टू कंपनी की अर्निंग्स कितना है, कितने टाइम है। तो बेसिकली प्राइस, अगर कंपनी की अर्निंग्स और कंपनी की प्राइस में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखते हैं, और कंपनी की प्राइस अगर बढ़ती है तो प्राइस अर्निंग रेशो भी बढ़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी की प्राइस तो नहीं बढ़ रही होती लेकिन कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा होता है, तो ये रेशो फिर कम हो जाता है। तो बेसिकली हम अगर लॉजिकली हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो में ये बताता है कि 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए, यानी 1 रुपया कमाने के लिए जो इन्वेस्टर है वो कितने रुपए देने को तैयार है।
प्राइस अगर PE रेशो आपका 5 आता है तो ये 5 ये बताता है कि 1 रुपये कमाने के लिए 5 रुपये देने के लिए तैयार है इन्वेस्टर, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होगी जितनी तो उतना ही ज़्यादा रेशो आएगा। अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि प्राइस जो है वो अर्निंग से 5 टाइम ज़्यादा है। यानी अगर प्राइस शेयर की प्राइस है 100 रुपये और अर्निंग पर शेयर है आपका 20 रुपये, तो अगर 100 को 20 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 5 आएगा। अगर 20 रुपये कंपनी कमा रही है एक शेयर पे, लेकिन वो शेयर मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 20 रुपये कंपनी अगर कमा रही है तो मतलब 20 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये का शेयर जो है ना वो ख़रीदने के लिए लोग तैयार हैं मार्केट में। तो ये कंपनी की जो है वो शेयर्स की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है या कंपनी के जो शेयर होता है उसकी मार्केट में क्या गुडविल है या मार्केट में उसकी क्या एक रेपुटेशन है वो बताती है हमें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशो होता है। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर्स को देती है। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसी में से डिविडेंड देती है। द फ्रैक्शन ऑफ नेट इनकम अ फर्म पेज टू इट्स स्टॉक होल्डर्स इन डिविडेंड्स, the part of earnings not paid to investors is left for investment to provide for future earning growth। डिविडेंड पे आउट रेशो आपका अर्निंग जो आपने अर्निंग की होती है उसी से आप दे रहे होते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है बेसिकली ये अर्निंग पर शेयर ही है, ठीक है ना। तो आपने डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर करना है तो डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब क्या है, जितना कमाया उसमें से कितना आप डिविडेंड दे रहे हो, तो वो डिविडेंड पे आउट कहलाता है। आप सारा डिविडेंड कंपनी कभी भी नहीं देती, कंपनी हमेशा डिविडेंड को कम देती है, क्योंकि अगर कंपनी 20 रुपये कमा रही है एक शेयर पे तो कंपनी 20 रुपये नहीं देती, कंपनी 10 रुपये देगी, 15 रुपये देगी, 5 रुपये देगी, ताकि बाकी जो पैसे बच जाएंगे वो कंपनी री इन्वेस्ट करेगी ताकि मजीद कंपनी की ग्रोथ हो सके उसकी। डिविडेंड यील्ड रेशो हमें ये बताता है कि डिविडेंड ने प्राइस के मुकाबले में कितने परसेंट जो है वो उसका परसेंटेज कितना है। मतलब ये कि डिविडेंड जो है जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है वो उसका प्राइस के कितने परसेंट है। इट टेल्स यू व्हाट द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स शेयर प्राइस। बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। ये रेट ऑफ रिटर्न इसलिए होता है कि डिविडेंड एक रिटर्न होता है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, और प्राइस जो शेयर होल्डर्स पे करते हैं। अगर शेयर होल्डर्स जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके मुकाबले में जो उनको पैसा रिटर्न मिल रहा है वो अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो वो डिविडेंड को डिवाइड करेंगे प्राइस से, सो दैट दे विल गेट डिविडेंड यील्ड रेशो। तो ये हमारे कुछ रेशोज थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट रेशोज होते हैं, एसेट मैनेजमेंट रेशोज होते हैं, उन सबको कवर अप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप रेशोज खुद से भी बना सकते हैं। अगर आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका रेशो हो जाएगा। हमने जस्ट वो रेशोज डिस्कस किए जो कि पार्ट ऑफ द सिलेबस होते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हो रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेशो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई रेशो समझ में नहीं आया है, आपका माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, यू आर फ्री टू कमेंट, आप कमेंट करें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें हमसे क्वेश्चन करें, हम आपको डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है फेसबुक प्रोफाइल का, फेसबुक पेज का हमारे, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के आप उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। और अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लिंक आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।